हाय गाइस, आज आपका एक बार फिर स्वागत है स्मार्ट स्टडी गाइड में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की बुक समकालीन विश्व की राजनीति का चौथा पार्ट, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसमें आज हम पढ़ेंगे रूस, चीन और भारत के बारे में। ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में यूरोपीय संघ, आसियान, ब्रिक्स और सार्क को पूरा कंप्लीट कर लिया है। इनमें हम इन 3 देशों के बारे में आज पढ़ेंगे। चलिए आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। यह है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का सिलेबस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें 4 संगठन आ रहे हैं, यूरोपीय संघ, आसियान, ब्रिक्स और सार्क, जो हमारे पहले कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम इन 3 राष्ट्रों के बारे में पढ़ेंगे, रूस, चीन, भारत के बारे में। और अगली वीडियो में हम इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया के बारे में भी पढ़ेंगे। अब आता है कि रूस का शुरुआती दौर। रूस के शुरुआती दौर की शुरू होता है 1917 से। 1917 में एक बोल्शेविक क्रांति हुई थी। कि बोल्शेविक क्रांति क्या है? इसमें बोल्शेविक क्रांति थी एक साम्यवादी विचारधारा की विस्तार की नीति थी। कि इसमें रूसी नेता द्वारा 1917 में बोल्शेविक क्रांति की गई, जिसके दौरान 15 गणराज्यों का एक समूह बना, जिसे सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। और सोवियत संघ में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे जो बड़ा राष्ट्र था वो रूस ही था। इसलिए 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ की समस्त शक्तियाँ रूस को दे दी गई। यहाँ तक कि सभी परमाणु हथियार, यूएनओ की स्थायी सदस्यता भी रूस को दे दी गई। आज आप वर्तमान समय में देख सकते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध का एक कारण यह भी है कि 1991 में रूस और यूक्रेन के बीच एक संधि हुई थी कि इसमें किस यूक्रेन के पास उस समय सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा परमाणु हथियार। मगर 1991 में ये यूक्रेन बहुत ज़्यादा छोटा देश था, इसलिए रूस और यूक्रेन के बीच एक संधि हुई जिसमें यूक्रेन ने रूस को अपने समस्त परमाणु हथियार दे दिए। अगर आज यूक्रेन के पास परमाणु हथियार होते तो रूस की हिम्मत नहीं थी कि वह यूक्रेन के पर हमला कर सकें। तो हम पढ़ रहे थे रूस का शुरुआती दौर। कि रूस का शुरुआती दौर मैंने जैसे बताया कि 1917 में बोल्शेविक क्रांति होती है, जिसमें 15 गणराज्यों को मिलाकर एक सोवियत संघ का निर्माण हुआ। और उसमें 15 गणराज्यों में सबसे ज़्यादा विशाल और सबसे शक्तिशाली जो गणराज्य था वो हमारा रूस ही था। और 1917 से 1991 तक रूस सोवियत संघ का एक राष्ट्र बनकर रहा है, एक सदस्य बनकर रहा है। और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस एक देश और सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। जैसे उत्तराधिकारी बना यानी कि सोवियत संघ की जो समस्त हथियार थे, शक्तियाँ थी, परमाणु हथियार थे और यूएनओ की स्थायी सदस्यता थी, वो भी रूस को ही दे दी गई। अब आती है रूस की भौगोलिक विशेषताएं। रूस की भौगोलिक विशेषता की बात करें तो इसमें भौगोलिक विशेषताओं में क्या क्या आता है, मैं आपको पहले बता दूं कि भौगोलिक विशेषताओं में आता है कि एक देश के आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो आती हैं, कि इसके चारों ओर किस तरीके से वो घिरा हुआ है, उसकी कितनी जनसंख्या है, ये सब आता है उसके अंदर भौगोलिक विशेषताओं में। राष्ट्र की अगर भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो हमें उसके चारों ओर की चीज़ें और उसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है उसमें ये चीज़ बतानी है। यानी जैसे रूस उत्तर एशिया का एक देश है। सीधी सी बात है कि रूस एक उत्तर एशिया का देश है, जिसका कुछ हिस्सा तो यूरोप में लगता है तो कुछ हिस्सा एशिया में लगता है, कुछ हिस्सा एशिया महाद्वीप में लगता है तो कुछ हिस्सा उसका पूर्वी महाद्वीप में लगता है। और यह भारत से आकार में 5 गुना बड़ा है। और इसमें क्षेत्रफल भी हमें जोड़ देना है। ये क्षेत्रफल आएगा, इसके चारों ओर की चीज़ें आएंगी और इसकी जनसंख्या आएगी। ठीक है, भौगोलिक विशेषताओं में ये सब चीज़ें लिखनी है। तो इसमें जनसंख्या की बात करें तो ये जनसंख्या के हिसाब से विश्व का 7वां बड़ा देश है। और वैश्विक पटल पर यह शक्तिशाली एक देश है। उसके पास खनिज, प्राकृतिक संसाधन और गैस के अपार भंडार है। ठीक है, कि रूस उत्तर एशिया का एक देश है। इसका कुछ हिस्सा यूरोप में लगता है तो कुछ हिस्सा इसका ये उत्तरी एशिया में लगता है। ठीक, अब आती है रूस की राजनीतिक विशेषताएं। कि रूस की राजनीतिक विशेषताओं की बात करें तो राजनीतिक विशेषताओं में हमें उस देश की, अगर हम किसी देश की राजनीतिक विशेषता की बात करते हैं तो उस देश की हमें वो शासन प्रणाली किस प्रकार की अपना रखी है उसके बारे में बताना होता है। वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कौन है, शासन अध्यक्ष कौन है, उसके बारे में बताना होता है। और वहाँ की
भाषा के बारे में और राजधानी के बारे में भी बताना होता है राजनीतिक विशेषताओं में। तो हम रूसी राजनीतिक विशेषताओं की बात करें तो इसमें आता है रूस एक लोकतांत्रिक देश है। रूस के पास राजधानी मॉस्को है। रूस की जो राजधानी है वो क्या है, वो है मॉस्को, और इसकी भाषा रूसी है। और यहाँ के वर्तमान जो राष्ट्रपति है वो है व्लादिमीर पुतिन। आप अगर न्यूज़ देखते होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं रूस के वो हैं व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ भी अन्य देशों की तरह चुनाव होते हैं और नेताओं को चुना जाता है। आप देखते हैं रूस की आर्थिक विशेषताएं। और अगर आर्थिक विशेषताओं की बात आती है तो इसमें हमें मुख्य रूप से आर्थिक विशेषता में, अगर किसी राष्ट्र की आर्थिक विशेषता की बात आती है तो हमें इसमें मुख्य रूप से उसकी जीडीपी के बारे में, वो कितनी तेज़ी से विकास कर रहा है उसके बारे में, और उसका विश्व में जीडीपी के हिसाब से कौन सा स्थान है उसके बारे में बताना होता है। और उसमें एक और चीज़ बतानी होती है कि उसका व्यापार, कि वह उसका मुख्य व्यापार क्या है। अगर हम रूस की आर्थिक विशेषता की बात करें तो इसमें आता है हमारा रूस एक आर्थिक समृद्ध देश है। जैसा कि हम सब जानते हैं एक बहुत ज़्यादा समृद्ध देश है रूस। और रूस की जीडीपी विश्व में 11वां स्थान है। रूस की जीडीपी का विश्व में 11वां स्थान है। और रूस के पास खनिज, प्राकृतिक संसाधन और गैस के अपार भंडार है। और जिसके वजह से ही, इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों की वजह से ही रूस आज विश्व के बहुत ज़्यादा शक्तिशाली देशों में से एक देश बन चुका है। और यूरोप को 40% खनिज तेल की पूर्ति भी रूस के द्वारा होती है। यूरोप के 40% जो तेल की, प्राकृतिक गैसों की, जो प्राकृतिक तेल है उसकी खपत 40% की पूर्ति रूस के द्वारा ही होती है। मगर रूस की अर्थव्यवस्था अभी भी अमेरिका से काफ़ी पीछे है। आती है रूसी सैन्य विशेषताओं। अब सैन्य विशेषताओं की बात करें तो सैन्य विशेषताओं में हमें क्या क्या बताना होता है। जैसे कि आप समझ गए होंगे कि सैन्य विशेषताएं, तो सैन्य विशेषताओं में हमें उस देश की सेना के बारे में बताना होता है। उसके पास कितने परमाणु हथियार हैं, कितने ज़्यादा वो परमाणु संपन्न है, कितने ज़्यादा उसके पास हथियारों के ढेर हैं, वो उन सभी के बारे में हमें बताना होता है। इसमें बात करें तो हथियारों के मामले में रूस विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। और विश्व में रूस की जो सैन्य क्षमता है, रूस में सैन्य क्षमता के अनुसार दूसरे स्थान पर आता है। यानी कि विश्व में रूस की सबसे बड़ी सेना दूसरे स्थान पर आती है। और रूस एक परमाणु संपन्न देश है, जैसा कि आप सबको पता है। और रूस की परमाणु संपन्न हथियार काफ़ी बड़ी मात्रा में कितने हैं इसके पास है 6225। अगर हम करंट में देखें तो इसके पास 6225 परमाणु हथियार हैं। और यूएनओ की स्थायी सदस्यता भी रूस के पास है और उसकी वीटो पावर भी। अब आती है भारत और रूस के संबंध। ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत और रूस के संबंध की बात करें तो इसमें जैसे कि आप जानते हैं कि रूस एक साम्यवादी देश है और भारत और साम्यवादी देशों के बीच के जो संबंध है वो शुरू से ही अच्छे रहे। और भारत का जो आज का सबसे ज़्यादा पक्का मित्र जो कहा जाए वो है रूस ही कहलाएगा। कि जो सबसे ज़्यादा जो पक्का भरोसेमंद जो दोस्त है भारत का वो रूस है। क्योंकि भारत की सबसे ख़राब समय में भी रूस ने ही भारत की मदद की है। कि जब 1971 में पाकिस्तान की मदद करने के लिए अमेरिका आ गया था, उस समय केवल एक रूस ही था जिसने अमेरिका से टक्कर ली भारत को बचाने के लिए। इसलिए अगर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करें तो वो रूस ही है। और इसमें अगर हम पढ़ें तो इसमें है कि भारत और साम्यवादी देशों के बीच जो संबंध है वो शुरू से ही अच्छे रहे हैं। और रूस शुरुआत से ही भारत का एक अच्छा दोस्त रहा है। और दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। बहुध्रुवीय विश्व क्या होता है? बहुध्रुवीय विश्व होता है कि जिसमें केवल किसी एक ही शक्ति का दबदबा ना हो, बल्कि सभी को अपना विकास करने के लिए अवसर प्राप्त हो। यानी कि अलग अलग ध्रुव हों। ये नहीं कि केवल हम किसी एक से ही कर सकते। जैसे कि अब एक ध्रुवीय विश्व है, यानी कि अमेरिका का ही वर्चस्व चलता है। हम ना चाहकर भी अमेरिका को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन दोनों का सपना ये रहा है कि बहुध्रुवीय विश्व हो जिसमें हर कोई देश शक्तिशाली हो, कोई भी किसी के नीचे ना दबा रहे।
और दोनों ही देश लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। दोनों देश लोकतांत्रिक हैं, जैसे आप बात जानते हैं। और भारत रूस के हथियार का सबसे बड़ा खरीदार है, यानी कि भारत रूस से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है। और 2001 में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय समझौते हुए थे। और कश्मीर मुद्दे पर भी रूस सदैव भारत की मदद करता है। जैसे मैंने बताया कि रूस भारत का सबसे ज़्यादा अच्छा और भरोसेमंद दोस्त है, इसलिए रूस ने सदैव भारत की कश्मीर मुद्दे पर भी सदैव मदद की है। अब आते हैं चीन के विकास का पथ। यहाँ तक हमारा रूस था, ये रूस हमारा पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम पढ़ते हैं चीन के बारे में कि चीन, अगर हम चीन के विकास की पथ की बात करें तो चीन के विकास के पथ की चालू होता है सन 1949 से, कि सन 1949 में माओ त्से तुंग द्वारा साम्यवादी क्रांति की चीन में नींव रखी गई। कि क्या हुआ कि 1949 से चीन ने अपना विकास करने के लिए साम्यवादी क्रांति द्वारा चीन में साम्यवादी नींव रखी। कि साम्यवादी क्या होता है, कि साम्यवाद और एक होता है समाजवाद। साम्यवाद और समाजवाद दोनों अलग अलग होते हैं। बहुत लोग ये इन दोनों को एक जैसा ही मान लेते हैं, मगर साम्यवाद और समाजवाद अलग अलग चीज़ें हैं। कि साम्यवाद क्या होता है, कि साम्यवाद में सरकार देश की समस्त संपत्ति परिसंपत्तियों को अपने हाथ में, अपने नियंत्रण में ले लेती है। कि जो भी कुछ होता है वो केवल सरकार के द्वारा ही होता है। वहाँ पर सरकार की तानाशाही स्थापित हो जाती है। वहाँ पर किसी भी व्यक्ति का, नागरिक को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी नहीं होती। मगर समाजवाद में केवल सरकार का सरकारी उद्यमों पर ही नियंत्रण होता है। जैसे कि भारत ने 1917 से 1991 में समाजवाद पर ज़्यादा जोर दिया था। हालांकि 1991 के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था को भी अपनाया, लेकिन 1917 से 1991 तक भारत ने समाजवाद पर ज़्यादा जोर दिया है। और उसने केवल यहाँ पर तानाशाही स्थापित नहीं होने दी, बल्कि अपने उद्यमों पर, सरकारी उद्यमों पर ही नियंत्रण रखा। लेकिन साम्यवादी देशों में आप देख सकते हैं, वहाँ पर लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होती, जैसा कि चीन में है। और चीन ने अपना विकास करने के लिए साम्यवादी की नींव रख दी, लेकिन उसने दो मुख्य नीतियाँ अपनाई। वो थी ग्रेट लीप फॉरवर्ड नीति, दूसरी थी महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति। पहले क्या थी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड नीति। ग्रेट लीप फॉरवर्ड नीति में क्या करा, ग्रेट लीप फॉरवर्ड नीति में चीन ने सभी कृषि में देखें तो कृषि में क्या किया, कृषि में सामूहिक कृषि को बढ़ावा दिया उसने। सामूहिक कृषि यानी कि सभी की किसानों के जो खेत थे उन सबों को एक समूह के रूप में काम करने के लिए वहाँ पर प्रेरित किया। कि वहाँ पर कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये मेरा खेत है, ये मेरा खेत है, ये मेरा खेत है, यहाँ पर मैं करूँ, यहाँ पर मैं करूँ, नहीं, सब मिलजुल कर उसमें सहयोग से कृषि करेंगे। और उद्योगों की, द्वितीय क्षेत्र में देखें तो उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए चीन ने अपने घर घर पर उद्योग लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया कि घर घर पर, हर घर में उद्योग होने चाहिए। आज इसलिए ही हम देख सकते हैं कि चीन इतना ज़्यादा विकास कर रहा है और आने वाले कुछ सालों में चीन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। और ये सब उसकी नीतियों के कारण ही हो पा रहा है। उसकी हम बात करें तो 1949 में साम्यवादी क्रांति की नींव रखी गई, जैसे मैंने बताया। और 1958 में चीन ने अपने आर्थिक विकास के लिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड नीति अपनाई। और 1965 में उसने एक महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति को अपनाया। महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति क्या है, कि महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति में यह था कि चीन ने अपने सभी विशेषज्ञों को और छात्रों को ना अपने लोगों के घर घर तक भेजा, ताकि वहाँ से वे और नई जो परंपरागत जो तकनीकी होती हैं, जो कुछ ज्ञान होता है, वो सीख सकें और उनका विस्तार कर सकें वहाँ पर। और फिर 1972 में एक सबसे बड़ा चीन की अर्थव्यवस्था में एक चेंज आया कि 1972 में चीन ने खुले द्वार की नीति को अपनाना शुरू कर दिया। कि 1972 से पहले चीन ने बंद अर्थव्यवस्था को अपना रखा था, यानी कि जो भी करेगा अपने देश में करेगा। लेकिन 1972 के बाद चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था में खुले द्वार की नीति को अपनाना शुरू कर दिया, कि मगर चरणबद्ध तरीके से। उसने कोई शॉक थेरेपी नहीं अपनाई, लेकिन चरणबद्ध तरीके से उसने खुले द्वार की नीति को अपनाया। कि क्या हुआ कि 1972 में चीन ने अपने विकास करने के लिए अमेरिका के साथ अपने अच्छे राजनीतिक और आर्थिक संबंध बनाए।
अपने अच्छे राजनीतिक और आर्थिक संबंध बनाए। ठीक। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई, चीन के प्रधानमंत्री कौन? चाउ एन लाई 1973 में ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। आपको ये सभी मैं आपको बता रहा हूँ, वो सब आपको ध्यान से सुनना है और समझना है और याद भी करना है, क्योंकि मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ। जो इन क्वेश्चंस को कर पाएगा इसका मतलब है कि उसने मेरी वीडियो को ध्यान से देखा है और मैंने जो बताया उसने सब ध्यान से समझा है। मगर जो नहीं कर पाता उसे फिर से एक बार और फिर वीडियो देखने की आवश्यकता है। इसलिए मैं पहले ही कह रहा हूँ कि आप ध्यान से सुनते हुए चलिए, जिससे कि आपको लास्ट में पता चल सकता है कि आपने कितनी ज़्यादा वीडियो ध्यान से देखी है, कितना इस पर ध्यान दिया है। और 1978 में चीनी नेता ने खुले द्वार की नीति की घोषणा करके आर्थिक सुधार की शुरुआत की। कि चीन में खुले द्वार की नीति पूर्ण रूप से कब लागू की गई? 1978 में। ये 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है कि चीन ने खुले द्वार की नीति कब अपनाई? चीन ने खुले द्वार की नीति को अपनाया 1978 में। ठीक। और चीनी नेता ने शॉक थेरेपी को नया अपनाकर चरणबद्ध तरीके से आर्थिक विकास को, अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व के बाजार के लिए खोला। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि चीन ने चरणबद्ध तरीके से ही धीरे धीरे निजीकरण को अपनाया, न कि एक साथ। और चीन ने 1982 में कृषि का निजीकरण किया 1982 में, और 1998 में उसने उद्योगों का निजीकरण किया। और SEZ यानी कि SEZ क्या है? SEZ की स्थापना की। SEZ क्या है? SEZ है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसमें क्या होता है कि एक विशेष क्षेत्र होता है जिसमें उद्योगों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और अब आता है कि 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन के साथ भी जुड़ गया। अब आते हैं चीन के सुधार के नकारात्मक पहलू। चीन ने अपनी इन नीतियों के कारण अपना तो विकास बहुत तेज़ी से किया, लेकिन उसकी सुधार में कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। कुछ नकारात्मक पहलू हैं। क्या है वो नकारात्मक पहलू? नकारात्मक पहलू वो हैं कि उसके विकास का लाभ समाज के सभी सदस्यों को नहीं मिल पाया। यानी कि इसका लाभ तो केवल अमीर लोगों को ही, पूंजीपतियों को ही मिला। गरीबों को तो बिल्कुल भी इसका लाभ नहीं मिला उसकी विकास की नीतियों का। पूंजीवादी तरीके को अपनाने से वहाँ पर बेरोजगारी बढ़ी। सीधी सी बात है, पूंजीवादी तरीके को अपनाने से बेरोजगारी बढ़ती है, क्योंकि इस अवस्था में कंपटीशन की चीज़ आ जाती है, और कंपटीशन के कारण जो अपना अच्छा बेस्ट दे पाता है वही आगे निकल पाता है, अन्यथा नहीं। इसलिए वहाँ पर बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ी, और महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक कोई सुधार नहीं हुआ। उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति पहले ही जैसी है, और अमीरों और गरीबों के बीच आय का अंतर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। पूंजीवादी व्यवस्था है तो कंपटीशन है, तो इसमें अमीरों और गरीबों के बीच का आय का अंतर बहुत तेज़ी से बढ़ना ही था। और विकास की गतिविधियों के कारण पर्यावरण को हानि पहुंची, और विकास अंधाधुंध चीन ने इस प्रकार किया कि पर्यावरण की उसे कुछ भी ख्याल नहीं रहा, और पर्यावरण का उसने बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचाई। और चीन ने सामाजिक और प्रशासनिक जीवन में भ्रष्टाचार भी तेज़ी से बढ़ाए हैं। अब आते हैं चीन के साथ भारत के संबंध। ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये भारत के संबंध किसी भी संगठन या किसी भी चीन के साथ आए, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन हो जाता है कि भारत के संबंध के बारे में, वो चाहे राष्ट्र हो या कोई संगठन हो। और हम चीन के साथ भारत के संबंध की बात करें तो ये तो सीधी सी बात है, आप भी पढ़ते आ रहे हैं कि भारत और चीन के संबंध बहुत ज़्यादा बेकार है। भारत का चीन एकदम दुश्मन है पूरी तरीके से। चीन किसी न किसी तरीके से बस भारत पर कब्जा करना चाहता है, उसकी सारी जो भूमि है, क्षेत्रफल है, उस पर कब्जा करना चाहता है अपना। इसलिए क्या हुआ, हम देखें तो क्या कि 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने और सीमा पार बस्ती बसाने के कारण दोनों देशों के बीच झड़प हो गई। यानी कि दोनों देशों के बीच जो संबंध थे वो बिगड़ गए। 1962 में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को जबरन स्थापित करने के लिए भारत पर उसने आक्रमण कर दिया। और आपको ये याद भी होना चाहिए कि भारत और चीन के बीच पहला युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1962 में। भारत और चीन के बीच सबसे पहला युद्ध हुआ था 1962 में।
हाँ, चीन ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, भारत के 2 क्षेत्र हैं ये। एक तो जम्मू कश्मीर का है लद्दाख, और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जबरन स्थापित करने के लिए 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, और चीन द्वारा पाकिस्तान को मदद देना, ये सबसे बड़ी एक समस्या है कि पाकिस्तान भी भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, और चीन भारत के विरुद्ध जाकर ही पाकिस्तान की मदद करता है। और चीन द्वारा भारतीय परमाणु परीक्षण का विरोध करना, और चीन की योजना वन बेल्ट वन रोड है जो कि पीओके से होकर गुजरती है। यह भारत को घेरने की योजना है। ये क्या है कि एक पीओके है, पीओके जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, और उस पर चीन अपनी रोड, अपना रास्ता बनाना चाह रहा है जिससे कि वो भारत में आसानी से घुस सके। इसलिए भारत कहता है कि ये भारत पर कब्जा करने की एक योजना है चीन की। अब आता है कि सहयोग के क्षेत्र में, वो तो हो गए हमारे विवाद के क्षेत्र के कुछ मुद्दे भारत और चीन के साथ। अब आते हैं सहयोग के मुद्दे कि क्या है कि 1917 के नेतृत्व बदलने की बात, 1917 में जो चीनी नेतृत्व था, यानी कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, वो बदलने के बाद वहाँ पर व्यापारिक मुद्दे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। पहले क्या था कि वहाँ पर क्या हुआ कि व्यावहारिक मुद्दों की जगह अब वहाँ पर व्यापारिक मुद्दे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर व्यापारिक नहीं व्यवहारिक आएगा, और यहाँ पर व्यापारिक आएगा। ये आगे पीछे हो गए, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर व्यवहारिक आएगा और यहाँ पर व्यापारिक आएगा। ये आगे देखें तो 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी, भारतीय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, ने चीन की यात्रा की, और उसके बाद सीमा विवाद पर यथास्थिति बनाने की अपील की गई, और दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग तथा व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोली। 4 पोस्ट, आपको ये चीज़ भी क्वेश्चन भी याद होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए 4 पोस्ट खोली गई। वो थे संस्कृति के आदान प्रदान के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोली गई, और 1999 में द्विपक्षीय समझौते हुए जिसमें 30% सालाना दर से इन दोनों देशों के बीच जो व्यापार है बहुत तेज़ी बढ़ रहा है। वो आप देख सकते हैं कि हर जगह हम देखें तो भारत में हर जगह चीन की हमें वस्तुएं मिलती हैं। अगर हम कोई भी मोबाइल ख़रीदने जाए, अगर हम पेन ख़रीदने जाए, अगर हम कुछ भी ख़रीदने जाएँ, हमें 10 में से 6 तो चीन की ही चीज़ें मिलेंगी। अब आता है भारत का शुरुआती दौर। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आसान है, आप भारत के बारे में बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। भारत का शुरुआती दौर, ये आप सब जानते हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, और आज़ाद होते ही दो देशों में बढ़ गया। वो था एक तो पाकिस्तान, दूसरा भारत। और भारत में जो हिस्सा आया, एक तो था ब्रिटिश भारत, दूसरा था हमारी देसी रजवाड़े। ब्रिटिश भारत क्या था कि ब्रिटिश भारत वो था जिस पर अंग्रेज़ों का कब्जा था, और देसी रजवाड़े वो थे जहाँ पर राजा शासन करते थे। ये 2 हिस्से आए, और समय की सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि देसी रजवाड़ों को किस तरह के से भारत में शामिल किया जाए। और इस समस्या का समाधान लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, और सरदार पटेल जी ने ही इन रजवाड़ों का भारत में विलय कराया। और आपको पता होना चाहिए कि इस रजवाड़े कितने थे, ये थे 565 रजवाड़े। 565 रजवाड़े थे ये। और इसके बाद भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया और लोकतंत्र को भी अपनाया। अब आती है भारतीय भौगोलिक विशेषताएं। जैसे कि मैंने बताया भौगोलिक विशेषताओं में क्या क्या आता है कि राष्ट्र के चारों ओर की चीज़ें, यानी कि राष्ट्र किन चीज़ों से घिरा हुआ है और किस महाद्वीप में आता है, उस चीज़ के बारे में बताना होता है। वहाँ की जनसंख्या के बारे में बताना होता है। इसमें क्या है कि भारत दक्षिण एशिया का एक विशालतम देश है। कि विशाल देश कौन सा? दक्षिण एशिया का भारत ही है। और भारत विश्व क्षेत्रफल में 7वां और जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान है। भारत का क्षेत्रफल के मामले में विश्व में 7वां स्थान है, और जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान है। और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाली खाड़ी है। दक्षिण में हिंद महासागर है, ये तो सीधी सी बात है। पूर्व में बंगाली खाड़ी है, और पश्चिम में हमारे अरब सागर है। और अब आता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता है वो भी भारत में पाई जाती है। और इसका एक कारण क्या है कि सांस्कृतिक
और धार्मिक विभिन्नता अधिक होने का भारत में, इसका अधिक होने का कारण यही है कि भारत दक्षिण में तो हिंद महासागर से घिरा है, पूर्व में बंगाली खाड़ी से घिरा है और पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। और बात है कि भारत में बड़ी मात्रा में कोयला और अन्य प्राकृतिक संसाधन भी पाए जाते हैं। अब आती हैं भारतीय राजनीतिक विशेषताएं, कि राजनीतिक विशेषताओं की बात करें तो मैंने बताया राजनीतिक विशेषताओं में देश की हमें शासन प्रणाली के बारे में बताना होता है, वहाँ के नेताओं के बारे में बताना होता है। और हम भारतीय राजनीतिक विशेषताओं की बात करें तो इसमें आता है कि विश्व का जो सबसे बड़ा देश है लोकतांत्रिक, वो एक भारत ही है। कि इतना विश्व में कोई भी इतना बड़ा देश नहीं है जो इतना ज़्यादा लोकतंत्र को समर्थन करता हो जितना भारत करता है, इसलिए भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सबसे ज़्यादा लोगों को यहाँ पर अभिव्यक्ति है अपने विचारों को रखने की, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति सबसे ज़्यादा भारत में ही है लोगों को। और भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, जैसे मैंने पहले बताया था संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है? संसदीय शासन प्रणाली होती है जहाँ पर एक प्रधानमंत्री होता है और एक राष्ट्रपति होता है, और सबसे ज़्यादा जो शक्तियाँ होती हैं वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं, वही होती है शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। और संसदीय शासन प्रणाली ही भारत में है। और भारतीय वर्तमान जो प्रधानमंत्री वो है नरेंद्र मोदी, और भारतीय जो वर्तमान राष्ट्रपति वो है रामनाथ कोविंद। और आपको उपराष्ट्रपति भी पता होना चाहिए, उपराष्ट्रपति हमारे कौन? वेंकैया नायडू, हमारे उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। और भारत में 28 राष्ट्र हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये हो जाती है हमारी भारतीय राजनीतिक विशेषता। अब बात करते हैं भारत की आर्थिक विशेषताओं की। भारतीय की आर्थिक विशेषताएं क्या हैं? मैंने आपको बताया भारतीय की आर्थिक विशेषताओं में बात करें तो आर्थिक विशेषताओं में आती है उसकी जीडीपी के बारे में और उसके व्यापार के बारे में, कि आज़ादी की बाद से ही भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। और 1947 से 1971 तक भारत ने अपनी बंद अर्थव्यवस्था को अपनाया, यानी कि भारत ने किसी दूसरे देश के साथ अपना विकास नहीं किया, केवल खुद ही अपने देश में विकास किया। इसलिए व्यापार भी भारत किसी दूसरे देश के साथ नहीं कर पाया, इसलिए भारत में जो विकास की दर है वो समान ही रही है। और 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति को अपनाकर अपना विकास किया है। 1991 में भारत ने अपनी नई आर्थिक नीति अपनी नई आर्थिक नीति। और भारत की विश्व में 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, ये आपको याद होना चाहिए कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो कौन से स्थान पर आती है, वो है 5वें स्थान पर। भारत विश्व का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्यातक देश है, यानी कि आईटी सेक्टर भारत में बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है। अब बात करते हैं भारतीय सैन्य विशेषताओं की। इस सैन्य विशेषता क्या है? किस सैन्य विशेषताओं में भारतीय हमें सैन्य क्षमता के बारे में बता रहे हैं, उसके पास कितने परमाणु हथियार हैं, ये सब बता रहे हैं। यानी कि सैन्य क्षमता के अनुसार देखें तो भारत विश्व के 4थे स्थान पर आता है, यानी कि भारत सैन्य क्षमता के नंबर पर 4थे स्थान पर आता है। सैन्य क्षमता के मामले में भारत विश्व में 4थे स्थान पर आता है। और रूस कितने पे आता था? रूस था हमारा दूसरे स्थान पर सैन्य क्षमता के मामले में, और भारत है हमारा 4थे स्थान पर। और भारत एक परमाणु संपन्न देश है, भारत एक शांति प्रिय देश है। भारत किसी पर भी पहले हमला नहीं करता, वो कभी युद्ध की स्थिति में नहीं रहता। भारत तो बस चाहता है कि बातों से ही युद्ध की स्थिति को टाला जा सके, इसलिए भारत कभी भी पहले हमला नहीं करता, वो केवल अपनी रक्षा के लिए ही उस देश पर दूसरे देश पर हमला करता है। और भारत के पास उच्च गुणवत्ता के आधुनिक हथियार हैं और प्रशिक्षित सैनिक भी भारत में पाए जाते हैं। और भारत की यूएनओ की शांति सेना में भी योगदान है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको सेशन के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दूंगा, और इन 8 क्वेश्चंस में से जो 6 क्वेश्चंस भी कर पा रहा है, इसका मतलब है कि उसने वीडियो सही से देखी है और मेरी बात सही से सुनी है। अगर जो नहीं कर पा रहा है उसे फिर से समझने की और पढ़ने की, मेरी बात सही से सुनने की आवश्यकता है, और जिसने पूरे कर लिए वो अच्छी बात है। और इन 8 क्वेश्चंस के आपको आंसर कमेंट करने हैं, और इनके आंसर मैं अगली वीडियो में आपको एक बार बता दूंगा। तो मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो इसे बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो गुड बाय।